हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लेट प्रेप। आज है 29 ऑफ द जुलाई 2024 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? 29 ऑफ द जुलाई। तो आज का जो दिन है वो किस नाम से मनाया जाता है? तो याद रखना 29 ऑफ द जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल टाइगर डे। आज का जो दिन है वो क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल टाइगर डे के नाम से मनाते हैं। क्योंकि देखो जो टाइगर है ना, वो अगर मैं कहूं कि हमारे एनवायरनमेंट को देखा जाए तो हमारी जो फूड चेन है उसके एक मोस्ट कह सकता हूं सबसे एसेंशियल पार्ट है। ठीक है, आपको पता होगा जो फूड चेन को मेंटेन रखने वालों में से। लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक टाइम ऐसा होता था कि जो लोग थे, जो इंसान था, वो टाइगर से डर के मारे छुप जाता था, जंगलों में नहीं जाता था कि कहीं शेर ना आ जाए, टाइगर ना आ जाए, ठीक है, चीता ना आ जाए, कहीं कोई जैगुआर, कोई तेंदुआ या कहीं लेपर्ड ना आ जाए। ठीक है, लेकिन आज क्या टाइम आ चुका है कि हमें इनको बचाने के लिए हमें अलग से नेशनल पार्क बनाने पड़ रहे हैं, हमें इनको बचाने के लिए टाइगर रिजर्व बनाने पड़ रहे हैं, हमें इनको बचाने के लिए एलिफेंट रिजर्व बनाने पड़ रहे हैं। तो अल्टीमेटली ये हमारे एनवायरनमेंट को सस्टेन करने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसी के लिए हम क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा एक टाइगर प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया गया था 1973 में। और उससे पहले एक एक्ट भी आया था, कौन सा? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके अंडर हमें क्या करना था? वाइल्ड लाइफ को बचाना था। तो आज का दिन कौन सा है? 29 ऑफ द जुलाई। क्या कहते हैं आज का दिन, कैसे सेलिब्रेट करते हैं? तो सिंपल सा याद रखना, इंटरनेशनल टाइगर डे। ठीक है, और अगर टाइगर की बात की जाए तो याद रखना हमारे यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी बने हुए हैं। और छोटा सा पॉइंट याद रखना, प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1973। ठीक है, 1973 से हम चला रहे हैं। आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर हमारे यहाँ पर एक अलायंस भी हुआ था जिसका नाम था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसमें हमने क्या किया था कि ये जो कैट की जो स्पीसीज है, यानी कि सारी कैट की स्पीसीज में मानी जाती है, इन सबको हमने क्या किया था, उसके अंदर इंक्लूड किया था। और टोटल जो बिग कैट होती है वो होती है 7, भारत में कितनी है? 5। तो हमने क्या किया था, उनको बचाने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लास्ट ईयर अप्रैल 2023 में साइन किया गया था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है उसके अंदर कितने कैट को रखा गया है, कितनी बिग कैट को रखा गया है, जिसमें एक तो तुम्हारा टाइगर इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी के 4 कौन से हैं वो लोग आप कमेंट करके बताना। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज की जो हमारी सबसे पहली न्यूज आती है उसके ऊपर चलते हैं। आर्मी कॉन्टिंजेंट इन मंगोलिया फॉर द 21st कॉन्क्वेस्ट एक्सरसाइज। आपसे सिंपल सा पूछेगा कि भाई ये जो कॉन्क्वेस्ट एक्सरसाइज है क्या है? तो याद रखना सिंपल सा, किस किस के बीच में है? तो लगभग इसमें 23 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। इंडिया की तरफ से 40 आर्मी के पर्सन गए हुए हैं। ठीक है, कौन सी रेजिमेंट से? तो मद्रास रेजिमेंट से। सिंपल याद रखना। आपसे पूछेगा कब से कब तक? तो जुलाई 27 से 9 ऑफ अगस्त तक चलेगी। कहां पर हो रही है? मंगोलिया में हो रही है। इसका कौन सा एडिशन है? 21st वाला एडिशन है। ठीक है, लगभग इसमें 23 कंट्रीज हैं, जैसे कि इसमें लिखा है कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, जापान है, टर्की है, ये सब उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल वन लाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना है। कौन सी एक्सरसाइज है? कॉन्क्वेस्ट। उसके बाद चलते नेक्स्ट। इन मिडनाइट रीसफल प्रेसिडेंट अपॉइंट 6 न्यू गवर्नर्स। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि जो गवर्नर जो होता है ना, गवर्नर बेसिकली ऐसा समझ लो कि जो गवर्नर की पोस्ट होती है वो सेम ऐसे होती है जैसे किसकी होती है? प्रेसिडेंट की। अगर मैं आपसे कहना चाहूं कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैंने तुमसे कहा कि यहां पर सेंटर में कौन है? पार्लियामेंट। कौन है सेंटर में? पार्लियामेंट। ठीक है, और कहा कि स्टेट में कौन है? तो स्टेट में कह दिया स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, अब समझना यहां पर एक क्या होता है? प्रेसिडेंट, जो इसका नॉमिनल हेड होता है। यहां पर एक कौन होता है? तो आपकी लोकसभा होती है। यहां पर एक होती है राज्यसभा। और यहां पर क्या होती है? तो यहां पर होता है गवर्नर। यहां पर कौन होता है? तो याद रखना इसके साथ साथ विधानसभा। और यहां पर क्या होती है? विधान परिषद, जो कि आपके 6 स्टेट में बनी हुई है। इसका आर्टिकल कौन सा है? तो याद रखना आर्टिकल नंबर 52। इसका आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल नंबर 81। इसका आर्टिकल नंबर 80। और इसका आर्टिकल कौन सा आ जाता है? आपका आर्टिकल 79 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका आर्टिकल कौन सा है गवर्नर का? तो याद रखना आर्टिकल नंबर 153। विधानसभा का कौन सा? आर्टिकल नंबर 170। विधान परिषद का कौन सा है? तो याद रखना आर्टिकल नंबर 169। और अगर पूछे स्टेट लेजिस्लेचर का कितना है? तो याद रखना आर्टिकल नंबर 168।
ठीक है। अब इसको थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करना कि जैसे सेंटर में बिना प्रेसिडेंट के पार्लियामेंट अधूरी होती है, वैसे स्टेट में बिना गवर्नर के स्टेट लेजिस्लेचर अधूरी रहती है। तो जो काम यहां पर ये करता है वो यहां पर ये करता है, जो काम यहां पर लोकसभा का है वहां पे राज्यसभा का है, सॉरी विधानसभा का है, जो यहाँ पे राज्यसभा का है वो वहां पर विधान परिषद का है। इसको हम कहते हैं टेम्परेरी हाउस, इसको भी टेम्परेरी हाउस, ठीक है। इसको हम कहते हैं लोअर हाउस, इसको भी लोअर हाउस। इसको परमानेंट हाउस, तो उधर विधान परिषद को परमानेंट हाउस। इसको कहते हैं अपर हाउस, तो उसको क्या कह देते हैं अपर हाउस, ठीक है। अब एक बात समझना, इसको क्या कहते हैं परमानेंट, उसको टेम्परेरी, अपर। तो बेसिकली ऐसा समझना, जो लोकसभा है ना वो विधानसभा है, जो आपकी राज्यसभा है वो क्या है विधान परिषद है। इसका टेन्योर 5 साल का होता है, इसका टेन्योर 5 साल, इसका टेन्योर 6 साल, इसका टेन्योर 6 साल, ठीक है। इसके 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, सेम यहां पर होता है, ठीक है। अब ये तो हो गया बेसिक सा उनके बीच में डिफरेंस कि भाई कौन सी चीज क्या होती है। अब एक बात समझना कि जो स्टेट होता है ना, समझ गए ना, जैसे जो सेंटर होता है उसकी तरफ से स्टेट में कौन रहता है, तो उसको गवर्न करने के लिए मैं ये कह सकता हूं कि प्रेसिडेंट की तरह ही प्रेसिडेंट की एक फोटोकॉपी होती है, कहने का मतलब ऐसे समझ लो, ठीक है। अब हुआ क्या, कल क्या किया गया, कुछ स्टेट्स के क्या बदल दिए गए, गवर्नर बदल दिए गए। याद रखना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत सारे एग्जामों में पूछ भी लेता है, कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि स्टेट का कौन गवर्नर है। तो याद रखना हर स्टेट का एग्जाम से पहले, एग्जाम से लगभग महीना भर पहले स्टेट, उसकी कैपिटल, उसका गवर्नर और उसका चीफ मिनिस्टर सीएम, चारों को एक बार देख जरूर लेना, ठीक है। क्योंकि अभी जो चेंज हुए हैं तो न्यूज में आ गया, तो हो सकता है इनमें से कोई आपसे पूछ ले। जैसे फॉर एग्जांपल संतोष कुमार अग्रवाल कहां के बना दिए गए, झारखंड के गवर्नर बना दिए गए। जिष्णु देव वर्मा कहां के, तेलंगाना के। रमन डेका छत्तीसगढ़, ठीक है। CH विजयशंकर मेघालय। हरिभाऊ किशनराव बागड़े राजस्थान, आपके राजस्थान के पहले कौन थे, तो इससे पहले कलराज मिश्र, ठीक है। और कलराज मिश्र की जगह कौन आ चुका है अब, हरिभाऊ किशनराव बागड़े, ठीक है, इज द न्यू गवर्नर ऑफ द राजस्थान। उसके साथ साथ OM माथुर सिक्किम के, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य आसाम और मणिपुर के। याद रखना कोई भी एक गवर्नर एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर बन सकता है। और ऐसा कब हुआ था, तो सिंपल सा याद रखना, बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956। इस अमेंडमेंट से 1956 में प्रोविजन किया गया था कि कोई भी पर्सन, सिंगल पर्सन को हम एक या एक से ज्यादा स्टेट का क्या बना सकते हैं, एक का तो होता ही है, 2 या 2 से ज्यादा स्टेट का क्या बना सकते हैं, गवर्नर। जैसे कि आपके सामने लक्ष्मण प्रसाद आचार्य 2 स्टेट की बना दी गई, आसाम और मणिपुर। सिंपल सा याद रखना कौन से अमेंडमेंट से, 7th 1956। और इसी से क्या हुआ था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, तो याद रखना स्टेट्स का क्या हुआ था, रीऑर्गेनाइजेशन। और जब स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था उस समय टोटल कितने स्टेट हुआ करते थे, तो 12 स्टेट हुआ करते थे, 6 यूटीज के आसपास हुआ करती थी। बाद में धीरे धीरे स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ लैंग्वेज के बिहाफ पर। और याद रखना स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन या स्टेट का डिवीजन या स्टेट की फॉर्मेशन या तो हो सकती है लैंग्वेज के बिहाफ पर या हो सकती है ज्योग्राफी के बिहाफ पर, ठीक है। लेकिन अभी आपने सुना होगा कि जो भील प्रदेश है उसकी डिमांड हो रही है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, MP के अंदर ये जो भील जो आपके ट्राइबल लोग हैं ये चाह रहे हैं कि हमें भील प्रदेश मिल जाए। याद रखना मिलने को तो मिल जाएगा, लेकिन उनकी डिमांड किसके ऊपर थी, कास्ट के ऊपर, ठीक है, कैटेगरी के ऊपर, यानी कि जो ST में आते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब में। लेकिन अब उन्होंने उसको चेंज कर दिया। भारतीय ट्राइबल पार्टी, आपने पढ़ा होगा BTP, जो 2017 में बनी थी, उसने कहा कि हमें ज्योग्राफी के हिसाब से दे दो, जहां जहां पर जंगल है, जहां जहां पर फॉरेस्ट है, वो वाला फॉरेस्ट के हिसाब से हमें भीलों को दे दिया जाए, ठीक है। तो उसमें मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी हम बाद में देख लेंगे, लेकिन वो भी कब से हुआ था, इसी अमेंडमेंट से। बहुत सारी चीजें होती है एक अमेंडमेंट में, ठीक है। तो सिंपल सा ध्यान रखना। उसके बाद के कैलाश नाथन, उसके आपके पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिए गए हैं। उसके बाद गुलाब चंद कटारिया पंजाब के बना दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद CP राधाकृष्णन, ये कहां के, महाराष्ट्र के बना दिए गए। तो याद रखना कुछ को चेंज किया है, कुछ को नए अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। तो सिंपल सी इस लिस्ट को याद रखना। और कल इनको क्या कर दिया गया है, अपॉइंट कर दिया गया है। अब एक बात निकल के आती है कि जो गवर्नर होता है उस गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, ठीक है। गवर्नर की अपॉइंटमेंट कौन कर सकता है, तो सिंपल सी 2-4 बातें याद रखना। मैंने कहा कि इसके आर्टिकल कितने हैं, 153 से 167। आर्टिकल नंबर 153 में साफ साफ लिखा है देयर शैल बी ए गवर्नर ऑफ द स्टेट,
ठीक है। ये ओथ किस बात की लेता है, तो याद रखना इसका आर्टिकल कौन सा है, 159। इसमें इसकी ओथ लिखी है, टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करेगा और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो सिंपल से याद रखना इसकी कोई ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं होती, बस दो चीजें ध्यान में रखना। इसकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर। ठीक है, और इसकी जो सेकंड कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। ये भारत का क्या होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए और कम से कम 30 साल का होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं, और वो सब बाद की बातें हैं। ठीक है, तो सिंपल सा ध्यान रखना। आपसे पूछेगा कि कौन सी अमेंडमेंट में लिखा है कि एक पर्सन दो या दो से ज्यादा स्टेट का हो सकता है, तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। याद रखना हमारे यहाँ पर जो गवर्नर की पोस्ट होती है वो कैनाडियन मॉडल पे होती है। देखो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए लगभग 60+ कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प ली गई। ठीक है, आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल ड्यूटीज आपने कहां से ली, रशिया से ली, फंडामेंटल राइट्स आपने कहां से ली, अमेरिका से लिए। ठीक है, आपने पढ़ा होगा डीपीएसपी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे जो गवर्नर की पोस्ट है वो कहां से ली गई है, तो याद रखना कैनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अब होता क्या है, देखो एक अमेरिका में भी गवर्नर होता है कि यहाँ भी होता है, तो हमने अमेरिका वाले को नहीं एक्सेप्ट किया। क्यों, क्योंकि वहां पर उसके अलग से इलेक्शन होते हैं। लेकिन कनाडा में क्या होता है, जो गवर्नर होता है ना वो सेलेक्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नर की तरफ से। यानी कि हमारे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नर कौन हो गया, प्रेसिडेंट, और स्टेट गवर्नर कौन हो गए अलग से। तो सोचो कि अगर प्रेसिडेंट ही उनको अपॉइंट कर रहा है तो ठीक है, हमारे यहाँ यही होता है। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यूएसए की पॉपुलेशन कम है, एरिया कम है। भारत की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा, एरिया इतना ज्यादा है, साल भर तो इलेक्शन होते रहते हैं। कभी ये इलेक्शन, कभी वो इलेक्शन, कभी ये इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन वैसे इतना पागल रहता है कि कहीं पर डाटा चेंज हो जाए तो उसको पता ही नहीं चलता है ना, वो सब बात की बातें हैं। लेकिन हमने सोचा उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सोचा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हमने लगा कि कौन सा तरीका अच्छा है कि देखो हम ये भी चाहते हैं कि स्टेट के अंदर या पूरे भारत में, आपने सुना होगा जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ था तो ब्रिटिशर्स ने कहा था कि तुम देश को चला ही नहीं पाओगे, आने वाले 10 साल में तुम्हारा देश टूट जाएगा। और इस बात को एक्सेप्ट किया, चैलेंज दिया किसने, उस समय के नेताओं ने। और उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना कह सकता हूं कि देखो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे वीकेस्ट भी, यानी लूप होल भी बहुत है और खतरनाक भी बहुत है। तो उन्होंने ऐसा बनाया कि हमारे यहां पर हमेशा पावर किसके पास रहनी चाहिए, सेंटर के पास। ठीक है, तो सेंटर के पास पावर रखने के लिए स्टेट को अलग कर दिया, लेकिन स्टेट को बांध दिया किससे, गवर्नर के नाम से। बात समझ में आ रही है, बिल स्टेट पास करेगा लेकिन बिल को लास्ट में परमिशन कौन देगा, गवर्नर देगा। गवर्नर किसका बंदा है, सेंटर का बंदा है, यानी कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। समझ में आ रही है। तो हम नहीं चाहते थे कि हमारे यहाँ पर कुछ ऐसा हो जैसा अंग्रेजों ने कहा था। हालांकि इतने साल हो गए ऐसा कुछ हुआ नहीं, हम बहुत आगे चल जा चुके हैं। तो इस चीज के लिए हमने क्या किया, कैनाडियन जो कनाडा का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वहां से हमने क्या उठाया, गवर्नर का मॉडल उठा लिया। समझ गए। अब एक बात आती है कि जो गवर्नर होता है, ये गवर्नर का टेन्योर कितना होता है, तो समझना इसका टेन्योर बेसिकली 5 साल होता है। लेकिन एक बात और लिखी हुई है, ही होल्ड द ऑफिस, ही और सी होल्ड द ऑफिस ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अब कहोगे कि सर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है, तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का सिंपल सा मतलब है कि देखो इनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। तो ये जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक ये पोस्ट पर रह सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हमने देखा है 5 साल बाद प्रेसिडेंट लगभग बदल जाता है, तो वो चेंज भी कर सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मान लो, अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि जब मन में आए उसको हटा भी सकता है, एटलीस्ट 5 साल तो होना ही होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि केस बार बार सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट यही कहता है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट जो है, ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है ना। अब एक बात निकल के आती है कि इनको हटाया कैसे जाता है। तो देखो आपने सुना होगा कि अगर मैं प्रेसिडेंट को हटाना चाहता हूं तो प्रेसिडेंट के लिए आपने पढ़ा होगा आर्टिकल नंबर 61, क्या लिखा है इसमें, इम्पीचमेंट। कि अगर भाई प्रेसिडेंट को हटाना है तो उस पर इंपीचमेंट ले आओ। शुरू में कुछ लोगों की एग्री कर जाए कि भाई इसने कुछ किया है, कौन सा क्या है, क्या किया है, तो इसने भी ओथ ब्रेक किया। ओथ किस बात की लेता है, टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, टू वर्क फॉर द पब्लिक वेलफेयर। अगर दोनों में से किसी एक में वो नहीं कर पा रहा अच्छे से तो उसके ऊपर इंपीचमेंट आ जाता है, और इंपीचमेंट के बाद उसको हटा दिया जाता है, कोई दूसरा बना दिया जाता है, इलेक्शन हो जाते हैं। लेकिन हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं है, कोई प्रेसिडेंट इंपीचमेंट से हटा नहीं है। तो आपसे पूछेगा कि क्या गवर्नर को हटाने के लिए भी इंपीचमेंट होता है, तो याद रखना ऐसा कुछ नहीं होता है। गवर्नर को हटाने का कोई भी पॉलिटिकल बेस नहीं है। बात समझ में आ रही है। और ऐसा एक बार पहले हुआ था, एक कमीशन बना था, MM पूंछी कमीशन। याद रखना एक कमीशन बना था, MM पूंछी कमीशन। इन्होंने रिकमेंड किया था कि क्या होना चाहिए, इस गवर्नर को हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेस होना चाहिए।
पॉलिटिकल बेस होना चाहिए, लेकिन उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया था। ठीक है, एक बार ये डिमांड उठ चुकी है। ठीक है, तो ये अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक असेंशियल बॉडी है, तो इसको हटाने का कोई बेस भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई बेस नहीं है। फिर वही बात आ जाती है, क्यों? क्योंकि सेंटर का स्टेट के ऊपर क्या होना जरूरी है? क्या होना जरूरी है? सेंटर का स्टेट के ऊपर कंट्रोल होना जरूरी है, वरना तो अंग्रेजों ने जो कहा था वो सही हो जाएगा। कल को हैदराबाद कह देगा मैं तो पाकिस्तान में मिलूंगा, उधर से सिक्किम कह देगा मैं चाइना में जा रहा हूं, इधर से पंजाब कह देगा मैं पाकिस्तान में जा रहा हूं। तो अल्टीमेटली इनके अंदर बिल पास करने के टाइम पर हर जगह पर कंट्रोल होना चाहिए। तो हमने कौन सा फॉर्म लिया? कनाडा वाले कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे गवर्नर की पोस्ट को उठाकर ले लिया। समझ में आ गई बात? इन दो चार बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, और अभी इनको क्या किया गया है? थोड़ा सा चेंज भी किया गया है, कुछ गवर्नर्स को शिफ्ट किया गया है, कुछ को न्यू अपॉइंट किया गया है, दोनों को याद रखना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर, यानी कि जो हमारी नेक्स्ट न्यूज आती है, ऑन रिजर्वेशंस एंड द ओबीसी क्रीमी लेयर। देखो, ओबीसी क्रीमी लेयर क्या है समझने की कोशिश करना। मैंने कहा कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, what were the recommendations of the Mandal Commission? What is the criteria for the exclusion of the creamy layer of the other backward class? Is the concentration of the reservation benefits a concern? What can be done? What can done for a more equitable distribution? Aspirant look for these their roll numbers before the UPSC civil service exam on June 16। देखो है क्या, इसमें साफ साफ बात कर रहा है कि द अलॉटमेंट ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस टू पूजा खेड़कर एज एन अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट कपल्ड विद द मल्टीपल डिसेबिलिटीज हैज रेज्ड इश्यूज सराउंडिंग द क्रीमी लेयर इन द ओबीसी रिजर्वेशन। और बात की जाए तो कौन कौन से दो आर्टिकल आ जाएंगे? 15 और 16। और अगर बात की जाए रिजर्वेशन की, तो कितना रिजर्वेशन मिलता है? याद रखना है, एससी को 15, एसटी को 7.5%। उसके बाद मंडल कमीशन। तो थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करना कि एक्चुअल में हुआ क्या है। ठीक है, रिजर्वेशन में क्या चीजें हैं, क्या न्यूज में चल रहा है। देखो, मैंने कहा कि मान लो ये आपका क्या है? रिजर्वेशन। ठीक है, अब रिजर्वेशन कितनी जगह हो सकता है? 3 जगह हो सकता है। या तो रिजर्वेशन दिया गया होगा कहां पर? एजुकेशन में। ठीक है, या रिजर्वेशन कहां पर मिल सकता है? तो याद रखना, आपके कह सकता हूं जॉब के अंदर। ठीक है, या मैं कह सकता हूं रिजर्वेशन कहां मिल सकता है? पॉलिटिक्स में। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि मान लो ये 1950 का टाइम पीरियड है। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया, इनेक्ट हो गया 26 ऑफ द जनवरी 1950, जिस दिन हम रिपब्लिक हो गए। अगर मैं उस दिन की बात करता हूं तो समझना, एजुकेशन में नहीं था, जॉब में भी नहीं था, पॉलिटिक्स में भी नहीं था। फिर क्या हुआ? 1951 में एक केस होता है, आपने सुना होगा, एक केस होता है चंपाकम दोराई राजन। ठीक है, और ये केस होता है कब? वर्सेस तमिलनाडु। ठीक है, स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें क्या होता है कि एक लड़की होती है, बेसिकली उसको एडमिशन नहीं मिलता है, वो जनरल कास्ट से होती है। उसके बाद देखो, उससे पहले हमारे यहां पर क्या था? कॉम्युनल अवार्ड चलता था। क्या चलता था? कॉम्युनल अवार्ड। अब कॉम्युनल अवार्ड में क्या था? तो सिंपल समझना, उसमें कास्ट के बिहाफ पर क्या दिया जाता था? रिजर्वेशन। आज के टाइम पर याद रखना, कास्ट के बिहाफ पर रिजर्वेशन नहीं है, सॉरी, आज के टाइम पर किसके बिहाफ पर है? फिर तो कैटेगरी के बिहाफ पे ध्यान रखना। जैसे मैंने कहा ओबीसी। ठीक है, तो ओबीसी एक कैटेगरी है, कास्ट तो उसमें बहुत सारी है। बात समझ में आ रही है ना? जनरल एक कैटेगरी बना दी, कास्ट तो बहुत सारी है। एससी एक कैटेगरी बना दी, कास्ट तो बहुत सारी है। बात समझ में आ रही है ना? तो पहले कास्ट के बिहाफ पर मिलता था। तो हुआ क्या कि उसको जब एडमिशन नहीं मिला, ब्राह्मण थी वो, तो उसके बाद उसने केस किया, और केस करने के बाद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951। और इसके अंदर क्या किया गया? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 में 4 जोड़ दिया गया, और एससी एसटी को क्या दिया गया? रिजर्वेशन दिया गया पहली बार। बात समझ में आ रही है? और अब कहोगे कि सर 1951 में कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया? क्योंकि अमेंडमेंट करने के लिए तो आर्टिकल 368 में लिखा है कि ये सब, या अमेंडमेंट के लिए तो पार्लियामेंट होनी चाहिए। बेसिकली पार्लियामेंट तो उस समय बनी नहीं थी, क्योंकि पार्लियामेंट के इलेक्शन तो 1952 में कंप्लीट हुए थे। फर्स्ट पार्लियामेंट तो 13 ऑफ द मे 1952 को बैठी थी। तो याद रखना, उस समय जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वही किसकी तरह काम करती थी? एज ए पार्लियामेंट। जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती थी तो उसका हेड होता था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे परमानेंट हेड इलेक्ट किए गए थे सेकंड मीटिंग के अंदर, जो कि 11 ऑफ द दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, उसके बाद जब वो पार्लियामेंट की तरह काम करती थी एज ए पार्लियामेंट, तो उसके हेड हो जाते थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। और गणेश वासुदेव मावलंकर को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन लोकसभा।
और उनके द्वारा उस टाइम पर उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसमें अमेंडमेंट किया। जैसे आपने पढ़ा होगा 9th शेड्यूल उसमें जोड़ा हुआ, ओरिजिनली तो 8 ही शेड्यूल थे, 9वां जो लैंड रिफॉर्म था वो भी तभी जोड़ा गया, बहुत सारी चीजें उसमें ऐड होती हैं, ठीक है। और इसमें क्या दे दिया गया, रिजर्वेशन। उसके बाद आपने पढ़ा होगा आर्टिकल नंबर 15 का 5, इसमें भी रिजर्वेशन बढ़ाया गया। किसमें, ये नॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में था और ये आपकी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बढ़ा दिया गया। दिल्ली एम्स वाला केस होता है 2005 के आसपास, ठीक है, हाँ 5 में। अब मैंने कहा ये तो किसकी बात हो गई, एजुकेशन की। अब मैं बात कर लेता हूं किसकी, जॉब की, ठीक है। जॉब में रिजर्वेशन कब मिला, तो देखो सबसे पहले, अच्छा इनको जब रिजर्वेशन मिला तो एक बात समझना, एससी को रिजर्वेशन है 15%, एसटी को रिजर्वेशन है लगभग आपका 7.5% और ओबीसी को रिजर्वेशन था नहीं। तो याद रखना, ओबीसी को रिजर्वेशन देने के लिए 1979 में एक कमीशन बनाया गया था जिसका नाम था बीपी मंडल कमीशन, ठीक है। और बीपी मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद 1990 में, 1990 में इसकी रिकमेंडेशन के बाद ओबीसी को 27% रिजर्वेशन दिया गया। याद रखना, जब ये रिजर्वेशन दिया गया, जब सरकार किसकी थी, वीपी सिंह। जब ये बनाया गया, जब सरकार किसकी थी, मोरारजी देसाई। ध्यान रखना, इस बात को कंफ्यूज नहीं होना है। जब ये था तब कौन था, वीपी सिंह, ठीक है। और जब ये मंडल बना था, कमीशन बना था बेसिकली बीपी मंडल कमीशन, तब कौन था, मोरारजी देसाई। और कितना परसेंटेज रिजर्वेशन दे दिया गया, तो याद रखना 27% रिजर्वेशन दे दिया गया। तो अब एक बात बताओ, कितना रिजर्वेशन हो गया टोटल, 15, ठीक है, 0.07.5 और इधर हो गया 27%। तो कितना हो गया 5, ठीक है, 7 7 7 14 5 9 49.5%। तो इसके तुरंत बाद मैंने कहा इसको हम हटा देते हैं अभी। इसके तुरंत बाद एक केस होता है, कौन सा केस आपने पढ़ा होगा, इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस में कहा गया कि उस टाइम पर कहा गया 1992 में कि जो रिजर्वेशन है ना, वो रिजर्वेशन जब जॉब लेगा तो रिजर्वेशन अलाउ है, लेकिन जब प्रमोशन करेगा तो प्रमोशन में रिजर्वेशन अलाउ नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या कह दिया गया कि इसके अंदर जो मैक्सिमम जो रिजर्वेशन होगा उसकी जो कैप है वो फिक्स कर दी गई, 50% से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन आपने देखा होगा इस साल काफी बार न्यूज में आ चुका है, मराठाओं को 10% एक्स्ट्रा दे दिया गया, ठीक है। तो वहां पर भी न्यूज चल रही है। इधर से कर्नाटक ने कल परसों कह दिया 75% दे देंगे जॉब्स में, इवन 100% दे देंगे, ठीक है। उसके बाद बिहार कह रहा है 65% दे देंगे, उधर से झारखंड ने कहा था 77% दे देंगे, हरियाणा ने 75% देने की बात कही थी, जो चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने उसको खत्म कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया उस बिल को। तो एक बात समझना, ये बार बार न्यूज में भी रहता है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करना, ठीक है। इसमें कह दिया गया प्रमोशन में नहीं अलाउ होगा और कह दिया गया मैक्सिमम 50% होगा। फिर बाद में जाकर क्या होता है, एक 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1995। इसमें कह दिया गया कि प्रमोशन के अंदर अलाउ होगा और एफिशिएंसी देखी जाएगी। फिर बाद में एक अमेंडमेंट होता है 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, 2001। इसमें क्या कह दिया गया, इसमें कह दिया गया कि प्रमोशन में अलाउ है, लेकिन प्रमोशन में अलाउ है साथ साथ में क्या देखी जाएगी, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है कि मान लो आप एसडीएम की पोस्ट पर हो और ऊपर एडीएम की पोस्ट खाली है और आप 4 लोग हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। और पहले ये देखा जाएगा कि ऊपर कोई उस इलाके में एडीएम की पोस्ट पर कोई एससी है क्या पहले से। अगर कोई एससी पहले से है तो फिर उसमें एफिशिएंसी देखी जाएगी, भाई कौन अच्छा काम करने वाला है उसको बना दे, या कौन पहले आया था, मतलब रिजर्वेशन नहीं देखा जाएगा। लेकिन अगर कोई ऊपर एडीएम में अभी तक कोई एससी बना ही नहीं है तो पहले एससी को बना देंगे, बाद में किसी जनरल कास्ट वाले को और इनका नंबर आ जाएगा, समझ गए। तो ये 2-4 केस हुए थे। उसके बाद आपने पढ़ा होगा एक और केस होता है नागराज केस, ठीक है, नागराज केस 2006। इसमें क्या कहा गया था, इसमें ये कहा गया था कि ठीक है प्रमोशन में अलाउ होगा, लेकिन प्रमोशन में किसके बिहाफ पर अलाउ होगा, पॉपुलेशन के बिहाफ पर। अब कहोगे सर व्हाट इज पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन का मतलब ये है कि मान लो उस टाइम पर वहां पर फॉर एग्जांपल समझ लो कि 5वीं से 8वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स की वैकेंसी है, या टीचर है, उनको प्रमोट होना है 8वीं से 10वीं में, प्रमोट होना है 10वीं 12वीं में पढ़ाने के लिए। तो कहा गया कि पहले क्या देखते थे कि भाई 8वीं 5 से 8 पढ़ा रहा है, 8 से 10 उसको जाना है, तो पहले ये देख रहे थे कि 8 से 10 में पहले उस जगह पर एससी का कोई है, पहले से प्रमोट हो चुका है, तो उसको नहीं देंगे, पहले उनकी एफिशिएंसी देखेंगे। लेकिन अगर वो पूरी पोस्ट खाली है, कोई नहीं है उसके ऊपर, तो फिर एससी को भेज देंगे, ये होता था। अब इसमें कह दिया कि इसमें क्या काउंट करेंगे, पहले पॉपुलेशन कि मान लो फॉर एग्जांपल उसको हिस्ट्री का टीचर है और हिस्ट्री के टीचर का प्रमोशन करना है, तो पहले ये देखो पूरे वहां पर कि हिस्ट्री के कितने टीचर है जो पहले से उस पोस्ट पर हैं, अगर हैं तो उसको नहीं देंगे, अगर नहीं है तो पहले उसको आगे बढ़ा देंगे।
तो बात बार बार निकल के आ रही थी, तो पिछले महीने फिर ये बात सुप्रीम कोर्ट में पहुंची। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है, ये जो तुम्हारा, याद रखना प्रमोशन में जो रिजर्वेशन है इज नॉट फंडामेंटल राइट, याद रखना ये फंडामेंटल राइट में है। 15 का 4, 15 का 5, 16 का 4 में ये सब जोड़ा गया जो मैं अभी बता रहा था जॉब वाला, लेकिन आपको प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलेगा ये फंडामेंटल राइट नहीं। ये कल परसों महीने भर पहले 10-15 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। बात समझ में आ रही है? तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है रिजर्वेशन के बारे में, मैक्सिमम कितना हो सकता है 50, हालांकि एक्स्ट्रा दिया जाता है, वो किस ब्याह पर वो बात की बात है, ठीक है, गवर्नर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसी जगह के किसी स्टेट में गवर्नर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्लेस ऑफ बर्थ के उसके ऊपर बिहाफ पर क्या दे सकता है, रिजर्वेशन दे सकता है, ठीक है। तो 2-4 बातें याद रखना। अब बात आती है किसकी, कि पॉलिटिक्स में कब दिया गया, तो सिंपल सा समझने की कोशिश करना। पॉलिटिक्स में पहले नहीं था मैंने कहा, ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ धीरे धीरे, तो आपने पढ़ा होगा 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कब हुए थे 1992, और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के बाद हमने क्या किया था, जो आपकी ग्राम पंचायत थी उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया था, और ग्राम पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने के बाद उसको आर्टिकल दे दिया था 243 के ए से लेकर 243 के ओ तक, ठीक है। और उसके बाद जब हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया तो वहां पर 33% रिजर्वेशन दे दिया, किसको, वुमेन को, ठीक है, महिलाओं को। और उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि बिहार वाज द फर्स्ट स्टेट, बिहार पहला स्टेट था जिसने इस रिजर्वेशन को बढ़ाकर 50% कर दिया था, ठीक है। बिहार में 50% रिजर्वेशन दिया जाता है किसको, वुमेन्स को। तो ये पहला स्टेट बना था किसमें, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, ठीक है, यानी कि ग्राम पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज की बात कर रहा है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद आपसे पूछेगा और क्या हुआ, तो आपने पढ़ा होगा लास्ट ईयर एक एक्ट आया था, कौन सा, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2023, और इसमें क्या किया गया था, नारी वंदन अधिनियम, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसमें क्या किया था हमने कि आपकी लोकसभा और उसके साथ साथ आपकी विधानसभा, इन दोनों में वुमेन को रिजर्वेशन दिया था, कितना, तो वुमेन रिजर्वेशन को हमने बढ़ा दिया था 33% कर दिया था, जो कि आपके 2029 से इनेक्ट होगा, उससे पहले नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये क्या है, रिजर्वेशन के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स, थोड़े से डाटा एटलीस्ट याद रखना। अब बात आ जाती है क्रीमी लेयर। इसमें किसकी बात कर रहा है, क्रीमी लेयर की। देखो होता क्या है, आपने सुना होगा कि मान लो किसी जगह पर ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिला है, लेकिन इन 27% में किसी ना किसी ने बेनिफिट उठा लिया होगा। मान लो कोई लड़का है, लड़की ओबीसी में, दोनों ने 27% रिजर्वेशन लेके जॉब पा ली, अब वो आईएएस आईपीएस बन गए, अब वो अच्छे से अपनी वो, मैं कह सकता हूं कि अब वो उस कैटेगरी से बाहर आ चुके हैं, उनके पास खूब पैसा, बहुत अच्छी पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। अब उनको क्या किया जाएगा, क्रीमी लेयर में रख दिया जाएगा कि अब जब रिजर्वेशन हो 27%, तो उन लोगों को ना देकर उन लोगों को दिया जाए जो इसके लिए, इसका जिनको इनका हक ओरिजिनली मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? तो इसको हमने क्रीमी लेयर कह दिया। बात समझ में आ रही है? जैसे एससी एसटी में भी होता है, एससी को अगर मान लो 15% है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है ना, उनको मिलना चाहिए, ना कि जो क्रीमी लेयर वाले हैं उनको मिलना चाहिए, ठीक है। उसी की बात हो रही है किसमें, इस वाले आर्टिकल में, ठीक है। इसको जस्ट थोड़ा सा पढ़ लेना जो भी इसमें लिखा है। नेक्स्ट चलते हैं, हंटा वायरस। देखो व्हाट इज हंटा वायरस, ये यूएस में चल रहा है, ये चूहों के काटने से, चूहों की वजह से फैल रहा है, ठीक है। सिंपल से याद रखना, ये किससे होता है, रोडेंट से, यानी कि चूहों से होता है, ठीक है। रेट से, रूरल एरियाज में होता है, यूएसए और कनाडा में इसके जो होने का रीजन है वो क्या है, डियर माउस, ठीक है, डियर माउस कहते हैं उसको। पहला केस कब आया था, 1993, ठीक है। न्यू वर्ल्ड हेंटा वायरस के नाम से इसको जाना जाता है। हेंटा वायरस पल्मोनरी डिजीज इसको कहते हैं, एचपीडी, ठीक है। और इसकी मोर्टेलिटी रेट कितनी है, 38%। तो याद रखना ये जितनी भी डिजीज है, देखो आज का टाइम ऐसा चल रहा है, हमारी ह्यूमैनिटी इस लेवल तक पहुंच चुकी है, ह्यूमन जो रेस है वो यहां तक पहुंच चुकी है कि उसने अपने फायदे के लिए हर चीज को नुकसान पहुंचा दिया है। और अब जो बीमारियां हैं, जो डिजीज है, वो धीरे धीरे निकल के आ रही हैं, ठीक है। तो उन्हीं में से एक डिजीज इसको मानकर याद कर लेना, क्या नाम है इसका, एचपीडी। और किसकी वजह से होती है, रोडेंट्स की वजह से, यानी कि रेट्स की वजह से रूरल एरियाज में, यूएसए और उसमें फैल रही है, ठीक है। हालांकि इसका ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टेक्ट अभी तक नहीं देखा गया, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, रिसेंटली हेंटा वायरस वाज सीन इन द न्यूज, क्या है क्या नहीं है, तो थोड़ा सा इसको एटलीस्ट पढ़ लेना, ठीक है। और इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। हेंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, ठीक है, एचपीएस। अब देखो होता किसकी वजह से, इज ए लंग इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द वायरस फाउंड इन द सलाइवा, यूरिन एंड द ड्रॉपिंग्स ऑफ सम रोडेंट्स। दिस इलनेस इज रेयर बट कैन बी डेडली, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं, स्ट्रक्चर नियर यमुनोत्री धाम एरिया डैमेज्ड आफ्टर रिवर स्वेल्स ड्यू टू हैवी रेन। देखो अभी क्या हुआ कि जो आपकी यमुनोत्री है ना, उस यमुनोत्री के पास में एकदम से पानी भर गया, एकदम से बाढ़ सी आ गई और वहां पर जो स्ट्रक्चर बनी हुई थी मंदिर का, कोई दीवार वगैरह टूट गई। तो ये न्यूज में आ गया। तो इसको न्यूज में लाने का पर्पज बस ये था मेरा कि अभी मानसून का सीजन चल रहा है, जगह जगह पर आपने इंसिडेंट देखे होंगे। जैसे आपने कल देखा होगा कि दिल्ली के मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटर है, ठीक है, राउज आईएएस वो भी है, उसके अंदर क्या हुआ, बेसिकली 3 बच्चों की डेथ हो गई और वो बच्चे लाइब्रेरी में बेसमेंट में बैठकर पढ़ रहे थे। बारिश हो रही थी, उनको लगा कि बारिश रुक जाएगी तो चले जाएंगे, वो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे थे। अल्टीमेटली बारिश इतनी खतरनाक हुई कि वहां पर पानी भर गया। अब इसका रियल रीजन क्या है, कोई कह रहा है कि वहां पर जो बेसमेंट के नीचे जो वहां पर सीवर लाइन बनी हुई थी वो ओवरफ्लो कर गया, तो उससे भी पानी आ गया, बारिश का पानी आ गया। अल्टीमेटली वहां पर 12 फीट तक पानी भर गया और 3 लोगों की डेथ होगी, 3 बच्चों की। और तीनों की तीनों बच्चे आपके साउथ इंडिया साइड से बिलोंग कर रहे थे, वो यहाँ पर रहकर स्टडी कर रहे थे। अब सोचो इतने सारे इवेंट हो रहे हैं, आपसे अगर न्यूज में पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा, तो इन सारे मानसून से जितने भी रिवर्स की न्यूज आती हैं, जितने भी इवेंट होते हैं, प्लीज इनको पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ये कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटी से लिंक करेंगे, कहीं ना कहीं हमारी हायर अथॉरिटीज से लिंक करेंगे, जिनके बारे में एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेगा। अरविंद केजरीवाल का जेल जाना, लेकिन पढ़ना क्या है, ईडी और कौन सा आपका सीबीआई और ये सब, समझ गए ना, सेम वैसे ही। अब समझना हुआ क्या, जो यमुना रिवर है कहां से ओरिजिनेट होती है, तो यमुनोत्री से, गंगोत्री से, ठीक है। यमुनोत्री ग्लेशियर वो गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। ये कहां से बहती है, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, और उसके बाद यूपी में किससे मिल जाती है, आपकी गंगा से मिल जाती है, इलाहाबाद के अंदर जाकर, ठीक है। और उसके बाद वो गंगा में मिलकर सीधी कहां चली जाती है, गंगा आपकी बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, ठीक है। इलाहाबाद तक ये लगभग 1376 किलोमीटर की, ध्यान रखना। आपसे पूछे गंगा की, तो 2525 किलोमीटर गंगा की लेंथ है इंडिया में, ठीक है। आपसे पूछेगा, कई बार पूछ लेता है, कौन सा शहर कौन सी नदी के रिवर पर बैंक पर बना हुआ है, तो याद रखना, जैसे हैदराबाद मूसी रिवर के बैंक पर बना हुआ है, ठीक है, मूसी रिवर के किनारे पर। ऐसे आपका अजमेर लूनी रिवर के किनारे पर बना हुआ है। ऐसे आपसे पूछ लेगा, इलाहाबाद, आपकी यमुना, गंगा सभी आ जाएंगे उसमें। बागपत दिल्ली यमुना के ऊपर है, नोएडा यमुना के ऊपर है, मथुरा यमुना पे, आगरा यमुना पे, फिरोजाबाद यमुना पे, इटावा यमुना पे, हमीरपुर यमुना पे, ठीक है। ये सारे किस पे बने हुए हैं, यमुना रिवर पर बने हुए हैं। तो ऐसे इनको थोड़ा ध्यान रखना। जैसे आपसे पूछ लेगा कि बताओ कि आपका जो आपका विजयनगर एम्पायर था, उसकी जो कैपिटल हुआ करती थी हम्पी, वो कौन सी उसके ऊपर थी, तो याद रखना आपकी तुंगभद्रा रिवर के ऊपर वो बनी हुई थी, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो सिंपल सा पढ़ने की कोशिश करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा यमुनोत्री, ये है आपका यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये 4 धाम ऐसे एक साथ बने हुए एक लाइन में, ठीक है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। यहाँ पर जोशीमठ है, जो लास्ट ईयर हमने न्यूज में देखा था, जहां पर वो वहां पर एक्टिविटीज हो रही थी, ठीक है। उसके बाद ये आपका रुद्रप्रयाग है, गुप्त काशी, सोनप्रयाग, उत्तर काशी, ये आपका हरिद्वार है। अभी कावड़ का भी टाइम चल रहा है, तुमने देखा होगा बहुत से लोग यहाँ से कावड़ लेने जाते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार बहुत से लोग यहाँ पर भी गए हैं, आपके गंगोत्री से भी पानी लेने गए हुए हैं, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखना। ये आपकी रिवर्स हैं, ठीक है, जो आप आगे चल के क्या बन जाती हैं, प्रयाग बनाती है। 5 प्रयाग होते हैं, हम एक बार पहले पढ़ चुके हैं। 5 प्रयाग होते हैं, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, ठीक है। और लास्ट कौन सा आता है इन सारों का, राजा प्रयागराज, ठीक है। तो सिंपल सा 2-4 बातें याद रखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। 3 deadly attacks by the encroachers on forest employees in a year at छत्तीसगढ़ टाइगर रिजर्व। देखो छत्तीसगढ़ टाइगर रिजर्व में हुआ क्या, बेसिकली टाइगर्स ने क्या किया, 3 लोगों के ऊपर अटैक कर दिया। और आज क्या है, इंटरनेशनल टाइगर डे, तो ठीक है 29 जुलाई। हमें इनको बचाना भी जरूरी है, तो हमने क्या किया, टाइगर रिजर्व बना दिए। तो याद रखना, ये जो टाइगर रिजर्व आपसे एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि रिसेंटली, ठीक है, दिस टाइगर रिजर्व वाज सीन इन द न्यूज, इन विच स्टेट इट इज लोकेटेड, क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान रखना। कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो याद रखना उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। बेसिकली ये 2 नदियां हैं, एक का नाम है उदंती, एक का नाम है सीता नदी। ये दोनों मिल जाती हैं, और ये 2 पहले क्या थे, अलग अलग क्या बने हुए थे, तो अलग अलग ये क्या थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बाद में दोनों को मिलाकर एक टाइगर रिजर्व बना दिया गया, कब, 2008-2009 में, ठीक है। तो आज के दिन क्या है, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व कहां पर है, तो सिंपल से याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछेगा तो क्या कहोगे, छत्तीसगढ़। कहां पर बना हुआ है, छत्तीसगढ़। और मैंने आपसे कई बार कहा है कि लगभग हमारे पास 55 क्या है, टाइगर रिजर्व है, ठीक है। 54 ऑफिशियल है, और धौलपुर जो करौली है वो अभी
और ऐड हो गया उसमें 55th नंबर पे। तो याद रखना कि ये जितने भी हैं सारे तो रटने नहीं है, क्योंकि सारे तो हम याद भी नहीं कर सकते, लेकिन जो न्यूज में आता है उसको तो हम एटलीस्ट पढ़ ही सकते हैं। साल भर में 10 आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे, क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो इनको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना। कहां पर है ये? छत्तीसगढ़ में। और प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? ये हम लेक्चर के स्टार्टिंग में भी पढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि आज क्या था? इंटरनेशनल टाइगर डे। तो कब स्टार्ट हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर? तो याद रखना ये स्टार्ट हुआ था 1973। और अगर आपसे पूछे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, तो सिंपल याद रखना 1972 के अंदर। ठीक है। अब अगर आपसे पूछे कि फॉर एग्जांपल लास्ट जो डाटा था हमारे पास, कितने टाइगर थे? 3167 टाइगर हमारे पास थे, जो ऑफिशियल डाटा हमारे पास था। ठीक है। अब संख्या बढ़ चुकी है इनकी। ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। 2 arrested day after 3 IAS aspirants drawn in the दिल्ली कोचिंग सेंटर बेसमेंट। देखो ये दिल्ली का कोचिंग सेंटर है, इसके बेसमेंट के अंदर 3 लोगों की डेथ हो गई। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल श्रेया यादव फ्रॉम उत्तर प्रदेश 25, तान्या सोनी 25 तेलंगाना, ठीक है, नवीन दलविन 28 केरला, इन लोगों की डेथ हो गई। अब एक बात समझना, आज से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, लास्ट उसमें पढ़ा था हमने कि एक बच्चा घर से खाना लेने के लिए निकला, यूपीएससी की तैयारी कर रहा था दिल्ली में, वायर नीचे ढीला पड़ा हुआ था और उसके अंदर करंट आ रहा था। वो जैसे वहां पहुंचा उसको करंट लग गई, उसकी डेथ हो गई। अब सोचो किसकी गलती है? वो बच्चा कॉलेज का टॉपर था, वो बच्चा 3 बार मेंस तक जा चुका था। ठीक है। अब सोचो कि उसकी कितनी उम्मीदें होंगी, घर वालों की कितनी उम्मीदें होंगी, और उसकी डेथ हो गई। यहाँ पर ये बच्चे घर से इतना दूर रहकर पढ़ रहे थे, बेसमेंट में पानी भर गया, डेथ हो गई। अब बात ये निकल के आती है कि बेसमेंट में क्यों पढ़ रहे थे। तो याद रखना बेसमेंट के लिए बिल्कुल गाइडलाइंस नहीं है कि आप वहां पर लाइब्रेरी चलाओगे। आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट, अगर आप कहीं भी पढ़ते हो, कहीं भी लाइब्रेरी ज्वाइन करके बैठे हो, तो प्लीज बेसमेंट वाली लाइब्रेरी में ना जाएं, क्योंकि वहां पर गलती से, जैसे आपने देखा होगा तक्षशिला कोचिंग जो थी इंदौर की, उसमें फायर इंसिडेंट हुआ था। तो कोचिंग में बहुत सारे बच्चे जल गए थे, बहुत सारे बच्चे कूद कर मर गए थे, किसी का कुछ हो गया, किसी का कुछ हो गया। तो अल्टीमेटली हमें इन सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। तो यहां पर भी जो एमसीडी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है दिल्ली का, उसने पहले कई बार, वहां पर रूल ही नहीं है कि बेसमेंट में तुम लाइब्रेरी बनाओगे, फिर भी लाइब्रेरी चल रही थी। सोचो उसके बाद कोचिंग के ऊपर फाइन होना चाहिए। इन कोचिंगों की फीस इतनी महंगी होती है और उसके बाद ये लाइब्रेरी में बच्चों की लाइफ के साथ खेलते हुए ऐसे काम करते हैं। अब हम और तुम तो इसको पढ़कर भूल जाएंगे। ठीक है, मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, तुमने पढ़ लिया, 4 बातें लिख ली, ठीक है, लेकिन इनके घर वालों पर क्या बीत रही होगी सोचो। तो हमें भी इन सेफ्टी स्टैंडर्ड का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। बारिश का सीजन है, आप भी ध्यान से रहें, अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखें। ठीक है। अब आ जाते हैं न्यूज के ऊपर, हमें एग्जाम में किस पे ध्यान रखना है। तो समझना, बेसिकली अगर बात करें तो किसकी बात हो रही है? यूपीएससी। और यूपीएससी बार बार न्यूज में आता रहता है, तो हम यूपीएससी को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है? सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी इंडिया में। और मैंने आपसे कहा था हमारी डेमोक्रेसी के 4 पिलर हैं, और उन 4 पिलर में एक यूपीएससी भी होता है। और यूपीएससी पिलर इसलिए है कि ये हमें आईएएस आईपीएस प्रोड्यूस करके देता है, बनाकर देता है। तो ये हमारे देश को चलाने के काम आते हैं। तो सोचो कल को ये फेयर तरीके से ना बनाए और ये यही ऐसे नीट की तरह एग्जाम में धांधलेबाजी करके ये आईएएस बना दे, तो अल्टीमेटली क्या होगा? देश तो वैसे डगमगा के चलेगा। बात समझ में आ रही है? नेताओं की वजह से देश वैसे डगमगा रहा है। अगर हमारे ऑफिसर भी ऐसे हो गए तो देश रेंगते हुए चलेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया? इसको पिलर में काउंट किया। यूपीएससी एक सेपरेट रिक्रूटिंग एजेंसी। समझ गए? आपसे पूछेगा बनी कब थी, तो सिंपल सी 2-4 बातें याद रखना। ठीक है। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? पहली बार तो याद रखना 1926, जब ये पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ करता था। इसको बनाया किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे था? तो याद रखना ली कमीशन। कौन सी कमीशन की रिकमेंडेशन पे बना था? ली कमीशन। उस समय ब्रिटिशर्स का रूल था, तो सिंपल आप याद रख सकते हो। ठीक है। इट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि इसका आर्टिकल भी है, आर्टिकल नंबर 315, एक्चुअल में 315 से 323 तक है। याद रखना, जिसका आर्टिकल होता है वो क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। ठीक है। The provisions regarding the composition of UPSC, appointment and removal of the members and the powers and functions of the UPSC are provided in the पार्ट नंबर कौन सा? 14th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल कौन सा? 315 से 323। प्लीज इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से बार बार यूपीएससी न्यूज में आ रहा है। कभी वो फर्जी डॉक्यूमेंट देकर आईएएस बन गई है, कभी किसी की डेथ हो जा रही है, कभी कुछ हो जा रहा है। तो प्लीज इसको पढ़ लेना, 4-5 बार आ चुका है। तो देखो बेसिकली आपसे पूछेगा आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो सिंपल याद रखना। इसको मैं साइड में हट जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से लिख लेना। 315 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। ठीक है। यूनियन और स्टेट के लिए अलग अलग। 316 अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर्स। ठीक है। 317 रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ द मेंबर्स। 318 पावर टू मेक रेगुलेशंस फॉर द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स। Article 319 provision of the holding the office by the member of commission upon ceasing to be such members. 320
states the function of the Public Service Commission. 321 power to extend the function of the Public Service Commission. 322 expense of the Public Service Commission और 323 reports of the Public Service Commission. अपॉइंटमेंट की कौन करता है? तो याद रखना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैंने कहा था हर किसी की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा, सब अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देंगे, लेकिन प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन देगा वाइस प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट को दिलाएगा सीजीआई। बस ये डिफरेंस होता है, एक लाइन में याद कर लेना। इसका टर्म कितना होता है? 6 साल का, या फिर उसकी एज कितनी हो जाए? 65 ईयर एज। ठीक है, आपसे पूछेगा रीअपॉइंटमेंट, तो याद रखना एनी पर्सन हु हैज वंस हेल्ड द ऑफिस एज ए मेंबर ऑफ ए यूपीएससी इज इनएलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट टू द ऑफिस। दोबारा उसका है वो उसमें नहीं काउंट हो सकता, उसकी बॉडी में नहीं आ सकता वो। रेजिग्नेशन, तो ए मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन may resign from his or her office by submitting the resignation to president of India। मैंने कहा ना जिसको प्रेसिडेंट ओथ दिलाएगा प्रेसिडेंट को ही रेजिग्नेशन देगा। Removal, suspension, the chairman or any other member of UPSC shall only be removed from his or her office by order of the president of India। सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है, the president can suspend the chairman, उसको सस्पेंड भी कर सकता है। तो ये 2-4 बातें इसके बारे में एटलीस्ट ध्यान रखना। उसके बाद चलते नेक्स्ट, साइट CITES इज नॉर्म्स ऑफ फॉर अग्रवाल वुड एक्सपोर्ट। देखो अग्रवाल नहीं है, अगरवुड है वो। ठीक है, कहीं अग्रवाल कर दो तुम। ठीक है, अगरवुड के लिए एक डिपार्टमेंट है। देखो साइट समझना क्या है, इसका पूरा नाम है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। क्या नाम है इसका? दोबारा समझना, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, ये क्या करता है कि जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है ना पेड़ों की, उनके क्या करता है ट्रेड के बारे में एक बात करता है। तो याद रखना ये जो पेड़ बना हुआ है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पेड़ है, ध्यान रखना। इस पेड़ को अल्टीमेटली लिक्विड गोल्ड कहते हैं। लिक्विड गोल्ड का मतलब क्या हो गया, समझ गए ना? ये जो आपका जो पेड़ है, इस पेड़ की कीमत कितनी है? लगभग $1 लाख पर केजी के हिसाब से। ध्यान रखना बहुत ही महंगा होता है। और अल्टीमेटली इसमें होता क्या, तो इसमें एक फ्रेग्रेंस यानी कि जो आप परफ्यूम में फ्रेग्रेंस के लिए यूज करते हो ना, परफ्यूम में मटेरियल वो निकलता है यहां से। और ये बड़ी बड़ी परफ्यूम की कंपनियां जो है ना वो इसको खरीदती हैं, तो इसकी वैल्यू आप समझ सकते हो। और ये एंडेंजर्ड लिस्ट में आ चुका है आज के दिन। और इसका जो ट्रेड है ना वो पहले बंद हो गया था, इलीगल बहुत होता था, तो अब इसकी ट्रेडिंग दोबारा शुरू की जा रही है। ठीक है, हालांकि इसमें इलीगल तरीके से करने से 80% तक कमी आ चुकी है, लेकिन अब इसको दोबारा से रिवाइव कर दिया गया है। तो सिंपल याद रखना, आपसे पूछ लेगा कौन से उसकी बात हो रही है, तो अगरवुड की बात हो रही है। ये एक पेड़ है जिससे अगरवुड को निकाला जाता है, जो आपके एयर फ्रेशनर्स, प्यूरिफायर्स और मेडिसिन में इन सब में यूज की जाती है। ठीक है, अगर पूछे इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो एक्वालेरिया मेलासेनिस। ठीक है, मेलासेंसिस क्या नाम है इसका? एक्वालेरिया मेलासेंसिस इसका साइंटिफिक नाम है, सिंपल सा याद रखना। ठीक है, अब देखो 2-4 बातें इससे समझना। अगरवुड हाईली वैल्यूएबल एंड फ्रेग्रेंट रेजिनियस वुड। ठीक है, एक्वालिया ट्री के से निकाली जाती है, लगभग 40 मीटर ऊंचे होते हैं, एवरग्रीन ट्री होते हैं। कहां पर मिलते हैं, तो याद रखना पूछ लेता है। साउथ ईस्ट एशिया में, नॉर्थ इंडिया में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया बेसिकली नॉर्थ ईस्ट है। ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड और आपके इसमें पाया जाता है। इसको लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं, सिंपल सा ध्यान रखना। ठीक है, एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सरप्राइजिंग डार्क ऑक्सीजन डिस्कवरी कुड एंसनाल डीप सी माइनिंग। देखो होता क्या है, मैंने कहा कि ऑक्सीजन कैसे बनती है, तो आप कहोगे कि सर पेड़ देते हैं ऑक्सीजन। और पेड़ कैसे देते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? सूरज की लाइट उन पर पड़ती है, पेड़ों के ऊपर पड़ती है, पेड़ की जो हरी पत्तियां होती है फोटोसिंथेसिस करती हैं, वो ऑक्सीजन को जनरेट करती हैं। हम कार्बन डाइऑक्साइड को जनरेट करते हैं, हम उन्हें CO2 दे देते हैं, वो हमें O2 दे देते हैं, हम जिंदा रहते हैं। तो आज तक हमने ये पढ़ा था कि ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखना, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। ऑक्सीजन आज तक हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस से ही मिल सकती है, लेकिन ये थ्योरी अब क्या हो चुकी है, इसका दूसरा भाई भी आ चुका है। एक थ्योरी ये भी है कि ओशियंस के अंदर हजारों लाखों फीट नीचे जाके, है ना, लाख तो ज्यादा बोल दिया मैंने, हजारों फीट नीचे जाके आप देखोगे कि वहां पर बिल्कुल अंधेरा रहता है, कोई लाइट नहीं रहती, बिल्कुल डार्कनेस। ठीक है, उस डार्कनेस के अंदर पेड़ है और वहां पे ऑक्सीजन है, O2, और उस ऑक्सीजन का नाम दिया गया, जो कि हालांकि डार्क एरिया में मिल रही है, तो हमने उसको नाम दे दिया डार्क ऑक्सीजन। क्या नाम दे दिया उसका? डार्क ऑक्सीजन, जो कि कुछ ऐसे कुछ प्लेट्स बनी हुई है। समझना पूरा का पूरा है क्या, ये हमारे लिए क्या फ्यूचर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, देखो ये कहां पर होता है? कंप्लीट डार्कनेस। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ द फीट बिलो ऑफ द ओशियन सरफेस। ठीक है, इस किस से बना होता है? तो ओशियनिक प्लैंकटन, ड्रिफ्टिंग प्लांट्स, एल्गी एंड सम अदर बैक्टीरिया, ये सारे मिलकर क्या करते हैं? O2 जनरेट करते हैं।
ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय द पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। यहां पर ऑक्सीजन कहां से आ रही है, तो इस वर्ड को याद कर लेना, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। आपसे पूछ लेगा रिसेंटली पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स वर सीन इन द न्यूज, क्या है, तो ये ऑक्सीजन जनरेट कर रहे हैं यहां पर ओशियंस के बेसमेंट में, ठीक है, बीनीथ, ओशियंस के बीनीथ, ठीक है। अब समझना, मेड अप ऑफ मेटल्स लाइक मैग्नीज से बना है, आयरन से बना है, कोबाल्ट है, निकेल है, कॉपर है, लिथियम है, और इन सब से क्या होता है, कैन जनरेट ऑक्सीजन थ्रू द इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी इवन इन द एब्सेंस ऑफ द लाइट। लाइट नहीं पहुंच रही तब भी समझो कि पानी में इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो रहा है, बिना करंट के हो रहा है, ध्यान रखना, और उसके बाद उससे क्या निकल रही है, तो आपकी ऑक्सीजन निकल रही है। और इतना बड़ा स्टोर है हमारे पास कि आने वाले सालों में अगर धरती के ऊपर ऑक्सीजन कम हो गई तो वहां से निकालकर सर्वाइव कर सकते हैं। इतना बड़ा भंडार हमारे पास वहां पे, स्टोरेज वहां पे है, ठीक है। और जहां पर ये ऑक्सीजन हमें मिली है ना, वो रीजन कौन सा है, तो याद रखना वो रीजन आपका पैसिफिक ओशियन में है। इसको अच्छे से लिख लेना, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, इधर आपका ये आपका एशिया, और ये सारा रीजन इधर कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये कौन सा हो गया आपका, साउथ अमेरिका, ठीक है। ये कौन सा हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। बेसिकली मैप देख रहे हो, ग्लोब देख रहे हैं। ये कौन सा है, पैसिफिक ओशियन। और इस पैसिफिक ओशियन के अंदर मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर एक जोन है जिसको नाम दिया गया क्लैरियन क्लिपर्टन। तो आपसे पूछेगा रिसेंटली क्लैरियन क्लिपर्टन वाज इन द न्यूज, व्हाट इज क्लैरियन क्लिपर्टन, तो ये वो रीजन है जिस रीजन के अंदर ये हमें एक डार्क ऑक्सीजन मिली है। आप समझ में आ रही है कहां पे, पैसिफिक ओशियन में, ये वाला जो हाईलाइटेड रीजन है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद दे आर स्प्लिटिंग H2O को अलग कर रहे हो, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इंपॉर्टेंट फॉर द लिथियम आयन बैटरीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे जो मेटल्स हैं पॉलीमेटालिक, ये हमारे लिथियम आयन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉर्थ सेंट्रल पैसिफिक ओशियन में मिलता है, ध्यान रखना, हर जगह नहीं मिलता है। नॉर्थ सेंट्रल पैसिफिक, साउथ ईस्ट पैसिफिक एंड द नॉर्थ इंडियन ओशियन में ये पाया जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना। और क्या नाम है उसका, क्लैरियन क्लिपर्टन जोन उसका नाम है, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है, एक नई साइंटिफिक कह सकता हूं कि डिस्कवरी हुई है कि हमें क्या मिला है, डार्क ऑक्सीजन मिली है। नेक्स्ट है सेंटर स्क्रैप्स ऑक्शन ऑफ 3 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स। सेंटर ने 3 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स के लिए ऑप्शन लगाए, कहां कहां पर, तो आपके झारखंड के अंदर, ठीक है। क्या क्या नाम है उसका, तो याद रखना, सलाल, हेमामा, लिथियम, टाइटेनियम एंड बॉक्साइट ब्लॉक इन जम्मू एंड कश्मीर, मुस्कानिया, ठीक है, ग्रेरिएटोरा, बारवाड़ी, पोटास ब्लॉक इन झारखंड एंड द कुरुंज कुलम ग्रेफाइट ब्लॉक इन द तमिलनाडु, तीनों को ध्यान रखना। अब ये है क्या समझना, हमारे लिए क्रिटिकल मिनरल वो है जो यहां नहीं मिलता है, तो इसलिए हमने क्या किया था, याद रखना, 2022 में, जून 2022 में एक ग्रुप बनाया, क्या नाम था, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, MSP। कब बना था, 2022। इसके अंदर आज के दिन कौन लीड कर रहा है इसको, तो याद रखना US लीड कर रहा है, ठीक है। कितने कंट्री है, 14 कंट्री है, और 14th नंबर पे कौन जुड़ा था, याद रखना, इंडिया। हमें इंडिया से मतलब है, तो इंडिया 14th नंबर पे जुड़ा था। टोटल कितनी कंट्रीज है इसके अंदर MSP में, तो याद रखना 14 कंट्री है। कौन कौन सी, तो याद रखना, जैसे ऑस्ट्रेलिया, USA लीड कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, स्वीडन, UK, यूरोपियन कमीशन, इटली एंड इंडिया, ये सब क्या कर रहे हैं इसमें, इसके पार्टिसिपेंट है, ठीक है। सिंपल सा ध्यान रखना। अब एक बात समझना, जैसे जापान के पास 31 क्रिटिकल मिनरल है, जापान को लगता है कि 31 हमारे पास नहीं मिलते, तो इतने हमारे पास और होने चाहिए जो हमारे लिए क्रिटिकल है, नहीं मिलते हैं, ठीक है, रेयर मटेरियल्स है, मिनरल्स है। USA के पास 50, UK के पास 18, यूरोपियन यूनियन के पास 34, इंडिया के पास 30। कौन कौन से, तो यहां पर नाम लिखा हुआ है, प्लीज इसको एक बार देख लेना, कौन कौन से, एंटीमोनी, बेरिलियम, बिस्मुथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, ये सब है, ठीक है, जो हमारे लिए क्या है, रेयर मिनरल्स में आते हैं। MSP कब हुई थी, ये MSP वो नहीं है जो, वो MSP थी मिनिमम स्पॉट प्राइस, ध्यान रखना। ये कौन सी है, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ठीक है। इंडिया 14th नंबर पे ज्वाइन हुआ था, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से हैं, तो ये 30 उसके नाम लिखे हैं। द स्टेट्स ड्यूटीज विच हाउस दीज 30 आइडेंटिफाइड क्रिटिकल मिनरल्स कहां पर मिलते हैं, बिहार, गुजरात, झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर। और आपको पता है कि इनको ढूंढने के लिए हम एक मिशन भी शुरू करने वाले हैं, क्या नाम है उसका, समुद्रयान। यानी कि अगर हमें सरफेस पर नहीं मिल रहा तो ओशियन के सरफेस से ले आएंगे, नीचे से ले आएंगे। और समुद्रयान के लिए हमने उस सबमर्सिबल का नाम क्या रखा था, तो उसका नाम रखा था मत्स्य 6000। हालांकि ये अभी गई नहीं है, जाएगी तो हम दोबारा इसको देख लेंगे, ठीक है। तो ये 2-4 बातें याद रखना किसके बारे में, क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में। उसके बाद चलते नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।